हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी की जो यूनिट चल रही है, आज उस यूनिट का अंतिम चैप्टर आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है और 1 नंबर का एक छोटा प्रश्न आता है। हालांकि बड़ा प्रश्न है वो अथवा के साथ में रहता है, दूसरे चैप्टर के साथ में। एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर भी ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का चैप्टर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला और अहम पार्ट है, जिस टॉपिक के बारे में आप इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार उपयोग करेंगे, वो है आपका परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या होते हैं परावैद्युत पदार्थ? सर, आज दिन तक हम लोगों ने साइंस में पदार्थों को केवल 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है? सर, एक तो हम लोगों ने आज दिन तक चालक पदार्थ पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। क्या चालक पदार्थों को आप पूर्ण तरीके से जानते हैं क्या? चालक पदार्थ किसे कहते हैं? सिंपली तो सर, जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें चालक कहते हैं। और ज्यादा डीपली जाएं तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको चर्चा कर देता हूँ। पहले ये आपका पार्ट है वो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे पहले की कुछ भूमिका है। देखिए, आप लोगों ने परमाणु की संरचना पढ़ी है। आपने पढ़ा है कि परमाणु के अंदर उसका जो नाभिक होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और उदासीन न्यूट्रॉन पार्टिकल्स रहते हैं, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर गति करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा तो बाहर वाले कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी इस नाभिक से दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। और कूलाम का नियम क्या कहता है साहब? कूलाम का नियम कहता है कि जैसे जैसे 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच में आकर्षण बल कमजोर होता जाएगा। यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो दूरी बढ़ने से कमजोर होता जाएगा। तो इस बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस नाभिक के साथ उतने ज्यादा प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधते हैं जितने अंदर वाले कक्षक के बंधे होते हैं। तो ये जो बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से बहुत कमजोर बल से बंधे होते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी, आप ये कह दीजिए कि कमरे के टेम्परेचर के ऊपर ये मुक्त होते हैं। यानी कि यदि आपके पास कोई लोहे की परत है तो उसके अंदर अनंत संख्या के अंदर आपके परमाणु होंगे, और उस प्रत्येक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर नाभिक का किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चालक पदार्थों की परिभाषा में आप सिंपल कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें अपन चालक पदार्थ कहते हैं। हालांकि ये चीजें अपने 12th स्टैंडर्ड की नहीं है। दूसरा साहब, आप लोगों ने पढ़ा है कि सर हम लोगों ने एक कुचालक पदार्थ और पढ़ा है, या इसे अचालक भी कहते हैं। कुचालक किसे कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और यदि अपन 12th स्टैंडर्ड की बात करें या अभी आज के इस टॉपिक की बात करें तो आप कहेंगे कि सर वे पदार्थ जिनके अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जो आवेश के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। यानी कुचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब 12th के स्टैंडर्ड में जब आप लगभग एंड के अंदर जाएंगे, सेशन आपका एंड होने वाला होगा, उस समय आप पदार्थों के अंदर एक कैटेगरी और पढ़ेंगे और उसे कहेंगे आप लोग अर्धचालक। यानी कि ये ना तो चालक है और ना ही कुचालक है, आधे चालक है और आधे कुचालक हैं। 16वें चैप्टर में जाकर के अपन इसको क्लियर करेंगे। सर, बात कर रहे हैं अपन परावैद्युत पदार्थ की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पदार्थों की कैटेगरी है इसमें से कौन से पदार्थ हैं वो परावैद्युत पदार्थ होंगे। तो आपके ये जो कुचालक पदार्थ है ये परावैद्युत पदार्थ होंगे। यानी सारे के सारे कुचालक परावैद्युत नहीं है, लेकिन जितने भी परावैद्युत हैं वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे? कुचालक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। चालक पदार्थों में से कोई भी आपका परावैद्युत नहीं होगा, अर्धचालक में से भी नहीं होगा। कंप्लीटली जो परावैद्युत पदार्थ है वो सारे के सारे
कुचालक पदार्थों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब अपने पास बात आती है कि सर हमें तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा चाहिए, किसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो अपन जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ कौन सी कैटेगरी में है, कुचालक में। कुचालक में है तो क्या कुचालकों में धारा प्रवाह हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब परावैद्युत पदार्थों में भी धारा का प्रवाह तो नहीं होगा। तो यहां पे अपन जब परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे तो आप अपने नोट्स की शुरुआत है वो इस नीचे की लाइन से करेंगे। ऊपर जो आप लोगों ने बातें समझी है वो केवल आप लोगों को अपने नॉलेज के लिए याद रखनी है। तो अपन यहां पे परावैद्युत पदार्थों की परिभाषा लिखते हैं। क्या कहती है परिभाषा, कि वे पदार्थ, कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, यानी कि ये कौन से हैं, कुचालक पदार्थ हैं। परंतु इनके अंदर एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है जो कि कुचालक पदार्थों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। परंतु ये पदार्थ विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इस बात को समझें आप, विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसमें नीचे वाली लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ऊपर वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी ये कुचालक है, परंतु ये पदार्थ विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। विद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए कि मान लीजिए इन पदार्थों को जब आप बाहर के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो इनके अंदर कुछ हलचल होती है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो आप लोगों ने अभी परमाणु पढ़ा था, इस परमाणु के अंदर दो इसके केंद्र होंगे। सर पदार्थ का तो एक ही केंद्र होगा, इसके दो केंद्र होंगे। कौन कौन से केंद्र होंगे, कि एक तो ये जो धनावेश का वितरण हो रहा है उसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा जो कि मोस्टली नाभिक के अंदर होता है, और दूसरा इसके चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वितरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का केंद्र होगा। बात समझ में आ रही है, एक धनावेश का केंद्र होगा और एक ऋणावेश का केंद्र होगा। ठीक है, तो ये जो धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र है वो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विचलित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, यानी दूर दूर हो जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल नहीं बनता है, विद्युत का द्विध्रुव नहीं बनता है, क्योंकि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह होने के कारण उनके बीच में कोई दूरी नहीं है और ये डाइपोल नहीं दर्शाते हैं। लेकिन इनको जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र है वो विस्थापित हो जाता है, दूर दूर हो जाता है, थोड़ा सा इनके बीच में अंतराल आ जाता है। कैसे आता है उसकी अपन बात करेंगे। अभी अपन बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये विद्युत प्रभाव क्या है। तो कहने का मतलब जब इन परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, और विद्युत द्विध्रुव का जब निर्माण होगा तो आप जानते हैं कि उस विद्युत द्विध्रुव को जब आप इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, और वो बल आघूर्ण है वो क्या करता है, इस डाइपोल को संरेखित करने का प्रयास करता है। तो कुछ समय बाद में ये जो डाइपोल है आपका वो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर इस तरीके से संरेखित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो घटना घटित हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो अभी मैंने आपको केवल और केवल परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन लिखवाई है और इसको समझाया है। तो ये बात आपको केवल रटनी नहीं है, अच्छे तरीके से समझनी है। अब अपन बात करते हैं कि परावैद्युत पदार्थों के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। कई बार परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण भी परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आपके पास जो पदार्थ होते हैं उनमें जो कांच है, कागज है, अभ्रक है, एबोनाइट है,
और तेल है, किसी भी प्रकार का तेल ले लीजिए, तथा मोम एटसेट्रा इत्यादि, ये जो पदार्थ हैं वो आपके परावैद्युत पदार्थ की कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। तो सिंपल आपको परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा और इसके उदाहरण लिखने हैं। ये किसी प्रकार का चित्र आपको नोट्स के अंदर नहीं बनाने हैं। बात एकदम क्लियर होगी कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। बढ़िया। अब भैया आगे चलते हैं। ये जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थों के प्रकार की अपन बात करते हैं। ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। और दूसरा जो है वो है आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। समझिए, सबसे पहले तो आप लोगों को केवल और केवल इनके नाम याद हो जाने चाहिए। एक है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या कहते हैं? इसे पोलर कहते हैं और इसे नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, दोनों के इंग्लिश वर्ड है वो भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अब अपन पहले ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ले लेते हैं और उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पहला है अपना ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखिए, नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ध्रुवीय का मतलब होता है इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो सामान्यतः क्या होगा, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास HCl का कोई अणु है। तो HCl के अंदर एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। तो इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर जो धनावेश का केंद्र है और Cl के अंदर जो ऋणावेश का केंद्र है, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते तो इसके अंदर अलग अलग ध्रुव नहीं बन पाते। यानी धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर होता तो ये डाइपोल नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज की भांति एक नेगेटिव चार्ज की भांति और पूरा का पूरा HCl अणु है वो एक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो पहले अपन इसकी परिभाषा रख लेते हैं। वे परावैद्युत पदार्थ, तो आप परावैद्युत पदार्थ की कैटेगरी की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो यहीं से शुरू होगी। वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में क्या होता है, क्या विशेषता होती है, जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र कोमा ऋणावेश के केंद्र के संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं। क्लियर है मेरी बात? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परिभाषा बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों एक दूसरे से कुछ अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से कोई डाइपोल बन जाएगा और ऐसे प्रकार के पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। डायग्राम पहले आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। एक तो HCl हो गया, एक आपका NaCl हो गया, एक आपके पास H2O हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर H2O के अंदर तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है, लेकिन आप H2O की संरचना बताइए किस तरीके की होती है। तो आप पढ़ते हैं कि सर O के ऊपर 2- होता है, H+ और ये H+ यहां होता है। तो इन दोनों के धनावेश का जो केंद्र होगा वो इनके ठीक बीच में होगा और ऋणावेश का केंद्र होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर होगा। परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है।
यदि इस H2O की संरचना है वो कुछ इस तरीके की होती, तब तो ये ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? कि दोनों के जो H+ हैं वो इतनी दूरी पर है, तो इनका सेंटर पॉइंट बीच में हो जाता, और ऑक्सीजन का जो ऋणावेश केंद्र है वो भी इसके ठीक ऊपर हो जाता। पर अपन जानते हैं कि H2O की संरचना इस प्रकार की नहीं होती है, तो H2O है वो भी आपकी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की कैटेगरी के अंदर आता। तो कई बार ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का परावैद्युत पदार्थ है, या फिर पदार्थ का नाम देकर के उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो पूछ लेता है, या फिर परीक्षा में सामान्यतः इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब अपन इसके डायग्राम की अपन बात कर लेते हैं। तो डायग्राम की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बना लेना चाहिए। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि H+ का जो केंद्र है और Cl- का केंद्र है वो एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण ये आपके पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बन जाएगा। इसी प्रकार से आप ये जो H2O की संरचना है उसको भी लिख करके इसके अंदर बता सकते हैं। तो एक कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी पे चलते हैं। अच्छा, इसमें मुझे आप लोग पहले एक बात बताइए कि ये एक HCl जो अणु है वो डाइपोल तो बन गया, और डाइपोल अगर है तो वहां पे उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो यदि आप इस HCl डाइपोल की बात करेंगे तो इसके क्लोरीन से इसके हाइड्रोजन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहां पे आपको लिख देना है P वेक्टर। P वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस H2O के अंदर क्या होगा भैया? H2O के अंदर सर ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो P वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हालांकि ये बात अपने को आगे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पर अभी समझ लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है वो आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा होने पर भी डाइपोल की भांति व्यवहार करता है, और डाइपोल है तो इसका आघूर्ण भी होगा। तो अपन दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले इसकी दो विशेषताएं और हैं, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पे मेरे पास विद्युत क्षेत्र जो है बाहर का वो 0 है, यानी आप क्या कह सकते हो? बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। बात को बहुत आराम से समझ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर में चलता जाएगा। आज के फंडामेंटल क्लियर हो गए तो पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की यदि अनुपस्थिति है, और यदि आपके पास ये कोई HCl है या फिर कोई H2O है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है यहां पर, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर आपने पढ़ा कि डाइपोल होगा, डाइपोल होगा तो उसका कोई ना कोई आघूर्ण भी होगा। तो जब बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, सामान्य टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सीधी दिशा में संरेखित नहीं होते हैं। यानी कि इसके HCl को मैं कुछ इस तरीके से दर्शा देता हूं, प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। उसके बाद में दूसरा कोई अणु है, उसका माइनस इधर होगा, प्लस इस तरह को होगा। उसके बाद में प्लस यहां होगा, माइनस यहां होगा, यानी रैंडमली अव्यवस्थित रहते हैं ये। बात समझ में आ रही है? माइनस इधर, प्लस इधर, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र यदि नहीं है तो इनके ऊपर बाहर का कोई दबाव नहीं है, और दबाव नहीं होने के कारण ये संरेखित नहीं होंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अव्यवस्थित होने के कारण इसके द्विध्रुव की दिशा क्या होगी? इसके आघूर्ण की दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस की तरफ। इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ, इस प्रकार से होगी। तो बहुत सारे डाइपोल होने के कारण इनका जो परिणामी आघूर्ण है, परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपका कितना रहेगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, P नेट वेक्टर है 0, यानी कि अकेला डाइपोल है उसका आघूर्ण होगा, लेकिन बहुत सारे जब परमाणु यहां पे अणु होंगे, बहुत सारे HCl के अणु होंगे, बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो इनके ऊपर कोई द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसी का आ जाता है कि सर यदि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? तब आपको बात यहां पे समझनी चाहिए। तो इसका दूसरा डायग्राम बना लेता हूं मैं यहां पर, आपको इसके नीचे बना लेना है, हेडिंग डाल लेनी है बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। समझिए क्या होगा?
बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां पर ई वेक्टर मैं कह देता हूं। तो जब इस पूरे पदार्थ को आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो प्रत्येक डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा? आघूर्ण लगेगा। बल तो जीरो होगा क्योंकि मैंने समान विद्युत क्षेत्र लिया है, तो इसके ऊपर बल आघूर्ण लगेगा और वो बल आघूर्ण क्या करेगा? इन सभी डाइपोल को इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। तो ये जो आपका पदार्थ है, ये जो आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये संरेखित हो जाता है। आपको यहां पर कोई डेरिवेशन नहीं लिखना है, केवल इतनी सी बातें लिखनी है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो जीरो होगा और बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अब आप मुझे बताइए कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से प्लस की तरफ ये डायरेक्शन होगी, तो यानी ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होगा और अब की बार आपके पास जो पी नेट वेक्टर है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा और संरेखित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ज्यादा नोट्स नहीं लिखने हैं, प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट पूछी जाएगी, वर्णन कहीं नहीं पूछा जाएगा, न थ्योरी एग्जाम में, न प्रैक्टिकल एग्जाम में, न बोर्ड एग्जाम में, न कंपटीशन एग्जाम में। तो रिजल्ट आपको यहां पे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो भले ही डाइपोल बने होते हैं पर ये रैंडमली अव्यवस्थित होते हैं तापीय प्रभाव के कारण, टेम्परेचर के कारण। तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेट आघूर्ण क्या होगा? जीरो होगा। पर इनको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे और अब इनके अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पी नेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये आपका पहला टॉपिक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब अपन दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। तो दूसरा है आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। आप लोगों ने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पढ़ लिया तो आधी से ज्यादा इसका भी फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा? अध्रुवीय यानी इसके जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र है वो अलग अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। एग्जाम्पल की अपन चर्चा करेंगे, पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वे परावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी डाइपोल नहीं बनेगा, ऐसे पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चलिए बात एग्जाम्पल की कर लेते हैं। एग्जाम्पल में H2 का अणु, N2 का अणु, O2 का अणु एंड CO2 का अणु। CO2 की संरचना क्या होती है? H2 के अंदर हाइड्रोजन प्लस का जो है दो हाइड्रोजन के अणु हैं, उन दोनों के अंदर धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे। तो यानी इसकी जो आप डायग्राम बनाएंगे तो डॉट लगा करके बिल्कुल राउंड शेप में इसके ऊपर वृत्त बनाएंगे। ये दोनों ये बात दर्शाते हैं कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती हैं। इसी प्रकार से O2 में, N2 में, CO2 की बात कर लेते हैं। तो CO2 के अंदर क्या होता है? देखिए तो O C डबल बॉन्ड O, तो दोनों जो O हैं उनके ऊपर -2 है और C के ऊपर +4 है। तो इन दोनों के ऊपर क्या कहानी हो जाएगी? तो इन दोनों का जो ऋणावेश का केंद्र है वो धनावेश के केंद्र के संपाती होता है। तो यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, इन सबको आप कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। डायग्राम आपको नहीं दिखाने, केवल इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल लिखने हैं और कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसकी दो विशेषताएं होती हैं, वही दोनों विशेषताएं। पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? ए पॉइंट हो जाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी ई वेक्टर कितना है यहां पर? जीरो है। तो इसके अंदर आप रख दीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र जीरो है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को रख दीजिए। तो किस तरीके की संरचना बनेगी? सबके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती है, तो इस प्रकार से आपको डॉट लगा करके उसके ऊपर सर्कल बना देना है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है?
कि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर संपाती है, डाइपोल नहीं बन रहा है, और परिणाम स्वरूप इसके ऊपर जो पी नेट है वो आपका क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है वो जीरो रह जाएगी। इतनी कहानी लिखनी है, कोई वर्णन नहीं लिखना। बी पार्ट पे चलते हैं इसका। तो अब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र ले लीजिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, यानी आप इसको यह कह सकते हैं कि ई वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, समान विद्युत क्षेत्र है। यह आपने कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया, और अच्छे से दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यह आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा समझिए कि इसके जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो एक दूसरे के ऊपर संपाती थे, अब वो विक्षेपित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, और जो आपके धनावेश का केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा, और ऋणावेश का केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चला जाएगा। यानी ये जो आपका एक अणु था वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी प्रत्येक अणु है उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र है वो एक दूसरे से विक्षेपित हो जाएंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर संरेखित रहेंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, अब आपके पास इसके अंदर पी नेट उत्पन्न हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो भैया ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कह दो, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कह दो, थोड़ा सा इनका वर्णन है वो डिफरेंट है, पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों में पी नेट जीरो होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोनों में पी नेट है, उसकी कोई ना कोई रिजल्टेंट वैल्यू होती है, वो जीरो नहीं होता। ध्रुवीय के अंदर पहले से डाइपोल बना हुआ है वो संरेखित हो जाएगा, और अध्रुवीय में डाइपोल नहीं बना हुआ था वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में आकर के उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं वो इस तरीके से विक्षेपित होकर के डाइपोल बना लेंगे और उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कहानी थी आपकी परावैद्युत पदार्थों की। नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन इसी टॉपिक से जुड़ी हुई और है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थों का, परावैद्युत पदार्थ जो हैं उसको कहते हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। यह आपके पास अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ था जी, बिल्कुल सर था। इसके अंदर क्या डाइपोल था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब आपने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो क्या ये डाइपोल बन गया, बिल्कुल बन गया। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर, अब आप कहेंगे कि सर ये तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ था, इसमें डाइपोल प्रेरित हुआ है। तो जो आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ था उसके अंदर जो सारे के सारे डाइपोल थे वो तो रैंडमली अव्यवस्थित थे, परिणामी नेट तो उनका भी जीरो था। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कब क्रिएट हुआ, चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, जब आप उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब उसके अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। और ये जो घटना है कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, या फिर ये कह दीजिए कि उसमें द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है, इस घटना को परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। बात समझ में आ गई? बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युत द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा में अपने लिखा है कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किसे कहते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। या फिर आप इसको यूं कह लीजिए, परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने से, एक लाइन आप यहाँ पे थोड़ा और जोड़ दीजिए और बेटर हो जाएगा, संरेखित होने से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है,
यानी कि इसको आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें पहले तो ये संरेखित होंगे और संरेखित होने से ही इसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। और ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है इसके उत्पन्न होने की घटना को अपन द्विध्रुव पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? तो ये परिभाषा आप स्क्रीन को पॉज करके अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अब अपने को इसकी एक परिभाषा और लिखनी है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश, यानी कि इसमें केवल इसके आगे एक सदिश शब्द लगा है। ध्यान दें कि सदिश शब्द लगने का मतलब ये नहीं है कि अब कोई सदिश राशि बनेगी। क्लियर है? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश एक अलग भौतिक राशि है और इसको अपन किस तरीके से परिभाषित करते हैं उसकी परिभाषा अब अपने को यहां पर लिख लेनी चाहिए। देखिए क्या कह रही है परिभाषा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसको? परावैद्युत पदार्थ को। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण। आपने यहां पे क्या लिखा है? बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब आप परावैद्युत पदार्थ को रखोगे तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण तो उत्पन्न होगा। ठीक है, अब आपने कितना पदार्थ लिया था उसके आयतन का भाग लगा दीजिए उस आघूर्ण में, तो आपके पास एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा और उसे अपन पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो ये यहां पे कुछ दो परिभाषाएं हैं, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास एक डेफिनेशन और आ रही है। देखिए किस प्रकार से आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये आपके पास कोई परावैद्युत पदार्थ था, उसको जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने से इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो आपने कहा कि सर इस घटना को तो अपन ने ध्रुवण कह दिया और इसके आयतन का जब आपने उसमें भाग लगा दिया पी नेट में तो उसे आपने ध्रुवण सदिश कह दिया। लेकिन अब एक चीज देखिए कि कुछ पदार्थ ये इस तरीके के होते हैं कि जैसे जैसे आप इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे, ज्यादा परिमाण का विद्युत क्षेत्र अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इनके जो संरेखित होने की प्रवृत्ति है वो उतनी ही अधिक होती है। यानी कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव के ऊपर बलाघूर्ण ही तो लगा रहा था और उस बलाघूर्ण की वजह से ही तो ये संरेखित हुआ था। तो इसके संरेखित होने की जो प्रवृत्ति है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। ऐसे पदार्थों को एक नाम और दिया गया है तो उसकी परिभाषा अपन और लिखते हैं। तो अपन ने लिखा है, इसे नाम दिया गया है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में रेखित होना। तो परिभाषा लिखिए, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड की एग्जाम के अंदर कई बार इनमें से एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अब यहां पे अपन ने देखा है कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, अगर इसमें आपने इस पदार्थ के आयतन का भाग दे दिया तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ध्रुवण सदिश। और ये जो ध्रुवण सदिश होता है इसको आप कैपिटल पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे इसमें क्या प्रेरित हुआ है? द्विध्रुव आघूर्ण, और अगर आपने इसी के आयतन का भाग लगा दिया इसमें तो ध्रुवण सदिश हो गया। तो यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि इस रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण सदिश P है ये समानुपाती होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर डेफिनेशन में तो आपने द्विध्रुव आघूर्ण लिखाया है और यहां पे आप ध्रुवण सदिश लिख रहे हो। भैया द्विध्रुव आघूर्ण और ध्रुवण सदिश राशियों में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। कैसे? कि द्विध्रुव आघूर्ण जब ज्यादा होगा तभी तो उसका ध्रुवण सदिश ज्यादा होगा। यानी इसमें आपको करना क्या है? केवल द्विध्रुव आघूर्ण में उसके आयतन का भाग ही तो लगाना है। ठीक है, तो ये जो ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब आप जानते हैं कि सर ई जो है वो तो एक सदिश राशि है, तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर वेक्टर भी लिखना होगा। यानी कि आपके पास ये जो ध्रुवण सदिश है, ये ध्रुवण सदिश जो P आपने लिखा है वो आपको P वेक्टर के द्वारा लिखना है। अब आप कहेंगे कि सर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो अपने पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, डेफिनेटली कांस्टेंट आता है।
चलिए लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि P वेक्टर जब आप समानुपाती के निशान को हटाओगे तो आपके पास एक विशेष तरह का कांस्टेंट यूज होता है। उस कांस्टेंट को थोड़ा समझना किस तरीके से लिखा जाता है। ये एक लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है और दूसरी लाइन आपको कुछ इस तरीके से लगानी है, एक्स की तरीके से, ठीक है। और आगे लिखना है ई वेक्टर। तो ये जो संकेत है, इस संकेत का मैं नाम यहां पे लिख देता हूं। इसे कहा जाता है काई। क्या कहा जाता है? काई, ठीक है। और इसे कहते हैं, अपन इसको भौतिक नाम दे देते हैं, विद्युत प्रवृत्ति। क्या नाम देते हैं? विद्युत प्रवृत्ति। तो ये जो काई है इसे अपन विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जो ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के एक दूसरे के समानुपाती होने पर समानुपाती निशान को हटा करके ई के साथ लगाया जाता है। इसके बारे में अपन आगे चलेंगे तो थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आज का ये जो टॉपिक था, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। और दो बातें और महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके पास आई थी कि इन परावैद्युत पदार्थ को जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हो तो इनके अंदर चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपका 0 रहेगा। और यदि आप इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो दोनों ही प्रकार के पदार्थों के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इस घटना को अपन ध्रुवण कहते हैं। और एकांक आयतन के इस द्विध्रुव आघूर्ण को अपन ध्रुवण सदिश कहते हैं, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आज अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हुई हैं। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर अपना बाकी का आगे का चैप्टर चलेगा। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को पॉज करते हुए इन सभी पॉइंट्स की जो डेफिनेशंस हैं, नोट्स हैं, वो आप अच्छे तरीके से लिख लें और अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना जो प्रत्युत्तर है, अपना जो फीडबैक है, उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।